अस्सलामुअलैकुम। इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तरीके के कोऑर्डिनेशन होते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा एक केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है, यानी जिसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके ज़रिए से मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन टू दी नेक्स्ट ऑर्गन। तो आज हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं और इसी के साथ-साथ मैं हूँ तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। यहाँ पर आपको लेक्चर, प्रेजेंटेशन और क्विज़ेज़ हमारी वेबसाइट व्हिच इज़ vtutions.com पर मिल जाएँगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू साइन अप एंड देन यू कैन एक्सेस टू आवर फाइल्स। सो लेक्चर की तरफ चलते हैं। ज़ूलॉजी चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और आज हम उसका पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 9, जिसमें हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन मैंने जैसा कि आपको बताया, इसके अंदर केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। ये केमिकल कौन से हैं कि ये हार्मोनल हैं बेसिक, यानी जो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं कि हार्मोन्स सिक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। जो ग्लैंड्स होते हैं वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन केमिकल मैसेंजर्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये मैसेजेस कैरी करते हैं। अब ये जो होते हैं ये हार्मोन्स, ये एक मैसेजेस कैरी करते हैं एक पार्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे, यानी ये स्पेसिफिक होते हैं कि इनका एक्शन भी कुछ स्पेसिफिक होता है। और साथ ही साथ ये कि जब ये काम करते हैं तो इनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, यानी एज कम्पेयर टू अगर मैं नर्वस सिस्टम बात कर रहा हूँ, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के हिसाब से यानी हार्मोन और न्यूरॉन का अगर मैं ताल्लुक बात करूँ, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो जल्दी ट्रांसमिट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द केमिकल सिग्नल्स। दूसरा ये कि जो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे वो शॉर्ट लिफ्ट होते हैं, कुछ देर में खत्म हो जाते हैं, जबकि केमिकल जो है ये काफी देर तक रहते हैं, इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन असल में कहते हैं कि ऐसा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जिसके अंदर सेल या ऑर्गन्स जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स, या एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हो। अब हार्मोन्स का मैंने आपको बताया। ये जो हार्मोन्स होते हैं 3 तरह के होते हैं, या तो पेप्टाइड हार्मोन्स या मॉडिफाइड हार्मोन्स या फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स जैसे नाम से है कि पेप्टाइड चेन होगी, तो इनमें 2 आते हैं, एक शॉर्ट चेन और एक लॉन्ग चेन। अगर अमीनो एसिड की शॉर्ट चेन हो तो उन्हें पेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं और उसकी एग्जांपल में ऑक्सीटोसिन आता है। जबकि अगर अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन हो, जिन्हें प्रोटीन हार्मोन्स कहा जाता है, उनकी एग्जांपल में आती है इंसुलिन। मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन्स का मतलब ये होता है इनके अमीनो एसिड्स मॉडिफाइड होते हैं, और इसकी एग्जांपल में आते हैं थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। जबकि स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड, यानी जैसा कि आपको पता होगा कि लिपिड इन नेचर होते हैं, तो इसकी एग्जांपल में टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ये सारी चीजें केमिकल मैसेंजर्स आते हैं। अब काम किस तरह करते हैं, तो इनके हार्मोनल एक्शन के दो बेसिकली दो मॉडल थे जो पेश किए गए थे दोनों के, बस ये कि थोड़ा बहुत फर्क है दोनों में। दोनों ये बात पे जरूर बिलीव करते हैं, दोनों मॉडल इस बात पे एग्रीड हैं कि हार्मोन जो होते हैं वो स्पेसिफिक टारगेट पे होते हैं, यानी जो सेल होता है, सेल की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हार्मोन से एंटा हार्मोन से बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन यानी स्पेसिफिक होते हैं सेल जो होता है वो स्पेसिफिक हार्मोन से ही फिर अपना काम कर रहा होता है। तो यहाँ तक बात थी। अब काम किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं मॉडल 1 की बात कर रहा हूँ, तो हार्मोन यहाँ पे सपोज ये रिसेप्टर है, ये एक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें रिसेप्टर मौजूद है। अब इस रिसेप्टर में आप देखें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है टू दी हार्मोन। हार्मोन जब यहाँ पे अटैच होगा तो ये जो रिसेप्टर है ये अटैच है टू अनदर एंजाइम व्हिच इज द एडिनाइलेट साइक्लेज, जो कि इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, यानी इनर साइड पे। अब ये जब एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा बाय द अटैचमेंट ऑफ हार्मोन टू द रिसेप्टर, तो इसकी वजह से एटीपी जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी में। एटीपी की मदद से साइक्लिक एएमपी क्या करता है कि वो साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से सेल फिर अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरा मॉडल कहता है कि जो ये अच्छा, पहला मॉडल पेप्टाइड हार्मोन के हिसाब से था, दूसरा मॉडल लिपिड के हिसाब से, लिपिड हार्मोन्स के हिसाब से। तो सिंस लिपिड मॉलिक्यूल्स जो जो या स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड इन नेचर होते हैं, तो उनको रिसेप्टर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करते हुए साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। अब जब साइटोप्लाज्म में आएंगे तो साइटोप्लाज्म में वो कुछ रिसेप्टर्स से अटैच होते हैं, और ये रिसेप्टर्स उन्हें डीएनए की तरफ ले जाते हैं, जहां पर ये हार्मोन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली डीएनए में जो जीन्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट करवाते हैं, या ये कि उन जीन्स से एंजाइम्स की सिंथेसिस करवाते हैं। तो अब देखें कि यहाँ पर मॉडल 1 में एक सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व था, साइक्लिक एएमपी, जबकि यहाँ पर कोई सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व नहीं होता।
दोनों मॉडल जो होते हैं वो एक्सेप्टेड है। अब फीडबैक मैकेनिज्म यानी केमिकल के हिसाब से, यानी जिस तरह एक मैंने आपको होम्योस्टेसिस चैप्टर 1 में बताया था कि फीडबैक मैकेनिज्म होता है दो तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसकी वजह से बॉडी अपनी नॉर्मल कंडीशंस मेंटेन रखती है। पॉजिटिव क्या था कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज मजीद बढ़ा दी जाए, जबकि नेगेटिव था कि अगर एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरे फैक्टर को कम कर दिया जाए, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इन केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन, सपोज यहाँ पे अगर वही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का ताल्लुक कि अगर एक केमिकल इंक्रीज हो तो दूसरा केमिकल भी मजीद बढ़ा दिया जाए, और नेगेटिव में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो यही बेसिकली आपकी बुक में भी एक्सप्लेन है और डायग्राम में भी। तो फीडबैक मैकेनिज्म के बाद मैं आपको डिफाइन करता हूँ मेमेलियन एंडोक्राइन सिस्टम। अब मेमेलियन एंडोक्राइन सिस्टम में कई तरीके के हार्मोन्स पाए जाते हैं, उसकी एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ टिश्यूज होते हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मौजूद होते हैं, और पेनक्रियास भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा अच्छा, ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड है ये हर एक की डिफरेंट लोकेशन है, और हर एक डिफरेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसका बॉडी पे एक अलग इफेक्ट होता है। उनकी कमी या उनकी ज्यादती की वजह से बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, डिजीजेस होती हैं, तो वो सारी भी हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये सारे हार्मोन्स जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। साथ ही साथ एक और एंडोक्राइन सिस्टम में एक और भी आता है ग्लैंड, जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ऑल्दो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, but it still acts as an endocrine gland, or it release some certain sort of chemicals or hormones। तो हम ये सारे यानी हाइपोथैलेमस पे कौन से रिलीज करता है और क्या इफेक्ट है बॉडी पर, और इसके अलावा सारे जो हार्मोन्स है वो हम सब डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दी ग्लैंड्स के। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन हो, या इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, देन यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और अगर आपको लेक्चर या प्रेजेंटेशंस डाउनलोड करनी हो तो आप हमारी वेबसाइट विच इज vtuitions.com से डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो आपको नई से हमारी नई वीडियो से आप आगाह हो सके। और बाकी आप हमें डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।